हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं हम इस चैप्टर का बचा हुआ जो पार्ट है। कल हमने चंगेज़ खान के नेतृत्व में जो भी मंगोल साम्राज्य के अभियान हुए उनको देखा और उससे आगे हम आज देखेंगे 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों में और स्थानबद्ध समुदायों में जो विरोध है वो कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक तक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज़ खान का पोता कुबलई खान, जिसकी मृत्यु 1294 में होती है, वो कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। अब यहाँ पे हमको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो कौन सा मंगोल शासक है जो कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा? तो वो है कुबलई खान, और इसीलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहता है। ये चंगेज़ खान का पोता है। गजन खान जो कि 1304 तक रहता है, वो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था और उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषक को न लूटें। तो गजन खान भी इनमें काफ़ी सहयोग करता है। एक बार अपने भीषण भाषण के दौरान उसने कहा कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। यानी उसने एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया, उसको हम आगे देखेंगे कि कृषि को ही हम अगर समाप्त कर देंगे तो फिर राज्य समृद्ध कैसे होगा। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज़ खान को भी हैरानी में डाल देती थी। फिर हम देखते हैं आगे इसका जो भाषण है उसका एक छोटा सा हिस्सा, गजन खान का भाषण। गजन खान जो कि 1295 से 1304 तक इसका कालक्रम है, ये पहला इल्खानी शासक था। इसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। यहाँ से मंगोल जो है वो इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा, जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। क्या कहता है ये कि मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे तो उनकी फसलों को कुचल देंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। इसके कहने का मतलब यही है कि अगर हमें भविष्य में अनाज और भोजन सामग्री चाहिए तो हमें कृषकों की रक्षा करनी पड़ेगी, न कि उनको लूटना। तो चंगेज़ खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। यानी जो विजित राज्य है उनके जो नागरिक हैं उनको वो अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे मुग़ल लोग जो राजस्थानी लोगों को जो अभियानों पे भेजते थे, उस तरह से ये दूर दूर तक इनको नियुक्त भी करते थे। तो चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण भी करते रहते थे ये लोग। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में भी मदद की और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूट मारों की धार भी कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों में भी करते थे। यानी जो ये प्रशासक नियुक्त करे थे मंगोलों ने, उनमें से कुछ लोग काफ़ी प्रभावशाली थे और उन्होंने अपने प्रभाव का जो प्रयोग है वो खानों यानी कि मंगोल शासकों पर भी किया। यानी उनकी प्रवृत्ति को बदलने का भी काम किया उन्होंने। कैसे किया? उदाहरण के लिए 1230 के दौरान
चीनी मंत्री ये लू चुत्सई, जो चीन का एक मंत्री होता है, चीनी मंत्री, उसने ओगदे को लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। यानी जो कि चंगेज़ खान के बाद ओगदेई शासक बनता है, ये लोग पहले लूट मार किया करते थे, लेकिन उसका जो मंत्री है उसका इतना प्रभाव था ओगदे के ऊपर कि उसने उसकी प्रवृत्ति यानी उसके विचारों को ही बदल दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई, और वज़ीर रशीदुद्दीन गज़न खान के लिए वो भाषण भी इसी समय तैयार किया जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। तो स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के लिए नए क्षेत्रों में अधिक था, उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया, और हर एक अपने उलूस यानी अपना जो एरिया है, अपनी जो जागीर है, जिसका तात्पर्य क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। पहले उलूस का मतलब कोई निश्चित आकार नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र यानी सीमा बना ली इन्होंने अपनी अपनी। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज़ खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए तोलुई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की, और जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। ये काफ़ी फेमस है, हमने पहले भी देखा है कि जो गोल्डन हॉर्ड है, सुनहरा गिरोह, वो जोची ने स्थापित किया। कई बार पूछ लिया जाता है, जो रूस के स्टेपी क्षेत्रों पे राज किया। और चंगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। जो भी चंगताई के उत्तराधिकारी है उन सबको तुरान का स्टेपी प्रदेश मिला, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया जो चंगताई के वंशज है और रूस गोल्डन हार्ड उसके स्टेपी निवेशियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज़ खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बढ़ जाने का तात्पर्य था कि उनका पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ, और इसी की एक शाखा तौलीद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवारों के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। यानी ये जो चीन और ईरान का जो नियंत्रण है और वहाँ के लोगों को उन्होंने अपने सेना में भर्ती किया, परिवार के सदस्यों ने भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भर्ती किया, उसी का परिणाम है कि ये धीरे धीरे परिवर्तन इनमें आए। और परिष्कृत रूप से ये कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब है पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना। तो तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज़ खान को भी नहीं छोड़ा गया। इल्खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिरी में फारसी इतिहास व्रत में महान खानों द्वारा दी गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई। और उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, एक इल्खानी इतिहास व्रत में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इल्खानी विवरणों में अभी भी चंगेज़ खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह भी कथन दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज़ खान के वंशजों की विरासत में जो कुछ भी मिला वो महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या भी थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की तस्वीर पेश नहीं कर सकते थे जो चंगेज़ खान ने पेश की थी। डेविड आयलॉन के शोध के बाद यास हाल ही में हुआ, यास पर जो कार्य हुआ है वो नियम संहिता के बारे में कहा जाता है कि चंगेज़ खान ने 1206 के किरिलताई में लागू की थी। यास क्या है? ये जो यास है ये एक नियम संहिता है जो चंगेज़ खान ने किरिलताई यानी अपनी सभा के अंदर 1206 में लागू की थी। इस पे शोध करते हैं डेविड आयलॉन, और ये उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त भी करी थी। तो अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक भी लिखा जाता था, और इसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति या आदेश, यानी जो नियम है, जो आदेश वो काम में लेता था
उसके ऊपर उसने एक यास की जो है वो निर्माण किया था और उसको उसने लागू किया था अपनी किरिलताई में। कब? 1206 में। ये इम्पोर्टेंट है। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विषय विवरण यसाक या यास के बारे में हमें मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक नियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। डाक जिसे हमने जो है याम भी कहा है, या फिर हलकारा पद्धति हमने जो पढ़ी थी। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया और इसका मतलब था चंगेज़ खान की विधि संहिता। यास का मतलब क्या होता था? चंगेज़ खान की विधिक संहिता या नियमावली जो उसने प्रशासन में लागू करी थी। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं को देखें तो हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभरकर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहर समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। यानी कि अल्पसंख्यक होते हुए भी मंगोलों ने जो है, जो कि घुमंतू लोग थे, जिनकी कोई सभ्यता ही नहीं थी, जिनके अंदर कोई संस्कृति नहीं थी, उन्होंने सभ्य और जो जटिल शहरी समाज है उनके ऊपर इतना अच्छे से शासन किया। तो ये काफ़ी विरल उदाहरण है। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज़ खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रामाणिकता संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में भी सफल हुआ और उसे चंगेज़ खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीली पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज़ खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वो निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से ही प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। यानी ये जो है एक स्वप्न हो सकता है, विश्वव्यापी जो राज्य करने का चंगेज़ खान का स्वप्न था कि मैं एक ऐसा राज्य बनाऊंगा, उसमें ऐसे नियम लागू करूंगा, ये उसका भी परिणाम हो सकता है जिसका निर्माण यास के रूप में चंगेज़ खान ने किया। तो यहाँ पे हमारा जो है यास के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि यास जो है 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करके उनकी भर्त्सना की। 1221 और बुखारा पे विजय प्राप्त करने के बाद की बात है ये। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे वापस देना पड़ेगा। और यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसने लोगों को लंबे समय तक याद रखा जाए और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी में अंत में चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज़ खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज़ तानिश ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिहास व्रत में दिया और साथ में चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि चंगेज़ खान के यास के अनुसार था। यानी जो चंगेज़ खान का सबसे बड़ा पुत्र जोची है उसका दूर का वंशज, यानी बहुत समय बाद की बात है, जो अब्दुल्ला खान है, वो जो चंगेज़ खान का दूर का वंशज है, वो उसी उत्सव मैदान में जब इतने वर्षों बाद जाता है और वहाँ पे जाके छुट्टी की नमाज अदा करता है, तो उसका जो इतिहासकार है वो ये कहता है कि उसने ये जो किया है अपने धर्म को निभाया है और ये जो कर रहा है ये चंगेज़ खान की यास के अनुसार कर रहा है। यानी वो जो कुछ भी करते थे उसका हवाला यास को देते थे। जबकि जब चंगेज़ खान वहाँ जाता है तो वो खुद उन्हें वहाँ पे जाके उपदेश देता है, जो छिपा हुआ धन है वो वापस लेने के लिए उनको।
तो इस तरह से यास के बारे में ये लोग अपनी लिखते हैं। फिर निष्कर्ष देखते हैं चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में कैसा स्थान है। आज जब हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोह को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान अब तक का सबसे महान शासक था और उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आकृष्ट हुए। चंगेज़ खान के इन विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। तो स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, जैसे कि शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी भी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय था, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे कि भारत में मुगल शासक, उनके अनुसरण के लिए आदर्श भी प्रस्तुत कर सके। तो मंगोल और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के भी प्रलेख हैं, उनसे ये समझना असंभव है कि वो ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बना दिया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया और तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। यानी कितने भी वंश निकल गए और बहुत परिवर्तित होने के बाद भी जो मंगोल का संस्थापक है चंगेज़ खान, उसकी प्रेरणा बहुत प्रभावी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वो चंगेज़ खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस तरह से वो जो लोग अपने आप को राजा प्रस्तुत करते थे तो भी चंगेज़ खान के वंशज का होना अपने आप में गर्व समझते थे। तो आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यानी रूस का नियंत्रण भी हुआ, उसके बाद में मंगोलिया फिर से स्वतंत्र भी हुआ। उनका स्वतंत्रता किस तरह से हुआ ये हमें आधुनिक जो इतिहास है इसका उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो उसने चंगेज़ खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में अपना लिया है, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है आज मंगोलिया देश में, और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन भी बड़े गर्व के साथ किया जाता है, क्योंकि उस राज्य का संस्थापक भी वही है तो वहाँ का देवता भी वही रहेगा। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज़ खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा, रशीद अल दीन तवरेज का इतिहास व्रत में दिया गया। ये 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र है जब मंगोल बगदाद पर कब्जा करते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से आक्रमण हो रहे हैं और ये लोग यहाँ से इस तरफ एक दूसरे के सामने जो है भाले और तीर से निशानेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पे कुबलाई खान और चाबी शिविर के अंदर ये लोग जब शिविर लगाते थे तो इस तरह से इनके ये चित्र भी इतिहास में इनके जो है संग्रहित किए जाते थे इनके इतिहासकारों द्वारा। तो इस तरह से हमारा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद हो जाएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए इसी तरह। नमस्कार।